देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चर्चा सिर्फ पश्चिम बंगाल की है और सवाल सिर्फ एक गर्व है कि कौन जीतेगा बंगाल का चुनाव। क्या टीएमसी तीसरी बार सत्ता हासिल करेगी या बीजेपी इतिहास रच जाएगी? हो कुछ भी, लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सत्ता का जो ये रास्ता है, ये 3 एम से होकर गुजरता है। 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां 3 एम ये तय करेंगे कि कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में आखिर बैठेगा कौन, और जो दल इन 3 एम पर फतेह हासिल कर लेगा वही इतिहास रचेगा। क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी या ममता बनर्जी का अभेद्य दुर्ग बरकरार रहेगा? आज बात करेंगे बंगाल की राजनीति के इन 3 सबसे बड़े एम फैक्टर्स के बारे में। बंगाल चुनाव को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तमाम तरीके के समीकरण हैं। बीजेपी अपने दावे दे रही है, टीएमसी अपने दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत यह है कि 3 बड़े फैक्टर हैं जो फैक्टर पश्चिम बंगाल की राजनीति के तमाम समीकरणों को तोड़ रहे हैं और सत्ता का रास्ता भी इन 3 एम फैक्टर से ही निकलेगा। ये 3 एम फैक्टर हैं मतवा, मुस्लिम और महिला। ये 3 फैक्टर पिछले 10 साल से बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है और अब जबकि आमने सामने की टक्कर बीजेपी और टीएमसी में होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि बहुत निकट का मुकाबला होगा, ऐसी स्थिति में ये 3 एम फैक्टर और भी जबरदस्त तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे। आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मतवा फैक्टर के बारे में। दरअसल मतवा समुदाय की अधिकांश आबादी जो पश्चिम बंगाल में रह रही है, वो बांग्लादेश जब बना 1971 में, तो वहां के विभाजन और दंगों की त्रासदी झेलकर हिंदुस्तान आ गए। एससी समुदाय के हैं ज्यादातर ये, और बंगाल के अंदर इनकी वर्तमान आबादी जो है वो लगभग 1.83 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है और बंगाल के अंदर ये अनुसूचित जातियों के समूह के अंदर दूसरा सबसे बड़ा समूह है। पहले नंबर पर राजवंशी और दूसरे नंबर पे मतवा समुदाय आता है। अब ये राजनीतिक रूप से इतना पावरफुल क्यों है? इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की करीब 100 सीटों के ऊपर मतवा समुदाय के लोग रह रहे हैं, जिनमें करीब 40 से 50 सीटों के ऊपर ये बहुत निर्णायक संख्या के अंदर है और 25-30 सीटों के ऊपर तो टॉप टू बॉटम हार जीत का फैसला ही मतवा समुदाय करता है। खासकर नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, ये वो इलाके हैं जहां मतवा समुदाय जिस पार्टी के साथ होगा जीत भी उसी की होगी और यही कारण है कि मतवा फैक्टर पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। अब अगर सियासी सफर की बात करें मतवा समुदाय के, तो जिस समय ये हिंदुस्तान आए 71 के बांग्लादेश निर्माण के बाद में, उसके बाद ये यहाँ पर यानी बंगाल में आके लेफ्ट पार्टियों के साथ में जुड़ गए और लेफ्ट के साथ में ये समुदाय लगभग 2011 के चुनाव तक जुड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे इनका झुकाव कम संख्या में सही लेकिन टीएमसी की तरफ भी हुआ। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का उभार आने लगा तो मतवा समुदाय बीजेपी के साथ में जुड़ा। सीएए का जो बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे ने मुख्य रूप से मतवा समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ने में मदद की, क्योंकि बीजेपी ने ये कहा कि सीएए के तहत मतवा समुदाय के तमाम लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये बहुत भावुकता भरा निर्णय भी था और भावुकता भरा मुद्दा भी था मतवा समुदाय के लिए, इसलिए बीजेपी को वोट भी मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में मतवा समुदाय ने बीजेपी को भर भर के वोट दिए और उसका नतीजा क्या निकला कि 2016 के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी 3 सीटों के ऊपर थी, वो बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटों के ऊपर पहुंच गई। तो क्या यह माना जाए कि 2026 में भी स्थिति वही है? कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल मतवा फैक्टर जो है वो विधानसभा के अंदर वोटर्स के तौर पर तो अभी भी मजबूत है, लेकिन अब थोड़ी सी इनमें अस्थिरता दिखाई दे रही है। क्यों है? दरअसल एसआईआर का जो काम पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मतवा समुदाय के लोगों के वोट भी कट गए हैं। खासकर नादिया, उत्तर 24 परगना के अंदर ये काम ज्यादा बड़े पैमाने पर हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। कई मतवा परिवारों को अनमैप्ड या अस्थायी रूप से स्थानांतरित या अनट्रेसेबल बताकर सूची से उनका नाम हटा दिया गया। इससे नाराजगी बहुत जबरदस्त है। 2026 के चुनाव में ये नाराजगी 40 से 50 सीटों के ऊपर प्रभावी हो सकती है। हालांकि इसको बीजेपी ने मैनेज करने की कोशिश भी की है और काफी हद तक मैनेज कर भी लिया है, लेकिन अगर ये वोट बैंक नाराज हुआ तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि सीएए का जो वादा बीजेपी ने किया था जमीनी स्तर के ऊपर, उस पर वैसा काम नहीं हो पाया जैसी कि उम्मीद थी या एक राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी को जैसा काम करना चाहिए था, और इसका फायदा ममता बनर्जी उठाने में लगी हुई हैं। वो लगातार मतवा समुदाय के लोगों को यही बता रही हैं कि बीजेपी के वादे झूठे थे और बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, लिहाजा हमारे साथ जुड़ जाओ। इसीलिए मतवा समुदाय के लोगों में असमंजस की स्थिति है। टीएमसी के साथ जाना नहीं चाहते, बीजेपी के साथ हैं लेकिन नाराजगी भी है।
हालांकि इस नाराजगी को खत्म करने का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल रखा है पश्चिम बंगाल के अंदर, और बूथ लेवल तक इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर भी बीजेपी के काम की और बीजेपी के प्रति नाराज लोगों को समझाने के काम की मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एसआईआर का जो इंपैक्ट मुस्लिम समुदाय के अंदर दिख रहा है वो क्या मतवा समुदाय में भी होगा? अगर एसआईआर से नाम कटने के कारण मतवा समुदाय में नाराजगी हुई तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगी, तो ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह होगी और इसकी भरपाई करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि दक्षिण बंगाल के अंदर बीजेपी को इसके कारण से नुकसान हो सकता है। अब कितना नुकसान होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम बीजेपी के रणनीतिकार तो ये मान के चल रहे हैं कि मतवा समुदाय पिछली बार की तरह यानी 2021 विधानसभा चुनाव की तरह अभी भी उसके साथ में बिल्कुल कॉम्पैक्ट है और वो इस बार उसकी जीत का आधार भी तय करेगा। अब बात करते हैं दूसरे एम फैक्टर की, जो कि मुस्लिम फैक्टर है। इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर करीब 27 से 30% आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की है और 294 की जो विधानसभा है उसमें से 12 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम वोटर्स जो है सीधे तौर पर प्रभाव डालते हैं। इन 112 सीटों में 25 से लेकर 60% तक मुस्लिम वोटर्स हैं और यही कारण है कि ये जो 112 सीटों का जो चक है ये टीएमसी की जीत का बड़ा आधार रहता है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी ने इन 112 सीटों के अंदर से 100 के आसपास सीटें जीती। 2021 में तो 112 में से 106 सीटें टीएमसी ने अपने नाम की थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समर्थन मुस्लिम समुदाय के अंदर टीएमसी को मिलता रहा है। करीब 51% वोट टीएमसी को 2016 के विधानसभा चुनाव में मिले थे मुस्लिम समुदाय के, जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 75 से 85% हो गया। यानी लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कोई इक्का दुक्का सीटों पर व्यक्तिगत उम्मीदवार के चलते, उसके प्रभाव के चलते अगर मुस्लिम वोट उससे मिल गए हो तो बात अलग है। बाकी लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन भी टीएमसी के प्रति जो मुस्लिमों का ये झुकाव था उसको काउंटर नहीं कर पाया। वोट नहीं मिला टीएमसी को और कांग्रेस को मुसलमानों का। दावे खूब किए लेकिन मुसलमानों का सारा वोट गया टीएमसी के पाले में, क्योंकि हवा ये चली थी कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है। तो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय का वोट बिल्कुल इंटैक्ट हुआ टीएमसी के साथ में और यही कारण था कि 213 सीटें टीएमसी चुनाव के अंदर जीत गई। अब इस बार क्या हो रहा है? इस बार बीजेपी ने रणनीति ये कर रखी है कि बिल्कुल पोलराइजेशन की बात नहीं करनी है बंगाल में, क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, अगर हिंदुओं को पोलराइज करने की बात होती है तो उसका काउंटर पोलराइजेशन होगा मुस्लिम समुदाय के अंदर और हिंदू वोट एक जगह आए या ना आए, मुस्लिम वोट एक जगह जरूर इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस बार बंटवारा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुमायूं कबीर अपनी पार्टी लेकर खड़े हैं, बाबरी मस्जिद का बहुत भावनात्मक मुद्दा उन्होंने मुसलमानों में चला रखा है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव मैदान में आ गए हैं। पहले वो हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन में थे लेकिन अब गठबंधन तोड़ लिया है और खुद अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, लेफ्ट है वो आईएसएफ के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहा है। यानी जो ऐसी सीटें हैं जहां पे 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां अब मुस्लिम वोटों के अंदर सेंधमारी या बंटवारे का एक खेल शुरू करने की कोशिश की जा रही है और काफी सीटों के ऊपर, करीबन 30 सीटों के ऊपर ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि मुस्लिम मतों के अंदर सेंधमारी हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सेंधमारी इतनी होगी कि ममता बनर्जी या उनकी पार्टी जो है इन सीटों को हार जाए? क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों के ऊपर टीएमसी का जो जीत का अंतर था पिछले विधानसभा चुनाव में वो 70,000 1 लाख वोटों तक का था। लिहाजा इतना बंटवारा हो कि टीएमसी इन सीटों को हार जाए, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय के वोटों के अंदर सेंधमारी की कोशिश जारी है। हालांकि टीएमसी ये मान के चल रही है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये जो दूसरा एम फैक्टर है यानी मुस्लिम फैक्टर है, ये टीएमसी की सत्ता में वापसी का एक बड़ा आधार है। अगर इसके अंदर सेंधमारी हुई, बंटवारा हुआ तो सीधे तौर पर इसका नुकसान टीएमसी को होगा, जिसकी भरपाई भी वो नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण एम फैक्टर की, यानी महिलाएं। बंगाल की राजनीति में अब महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं है बल्कि एक स्वतंत्र वोट बैंक बन चुकी हैं। करीब 3.44 करोड़ महिला मतदाता इस बार चुनाव में साइलेंट गेम चेंजर भी साबित हो सकती हैं। अगर पिछले चुनाव की हम बात करें तो 2021 का जो चुनाव हुआ था ममता बनर्जी का, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की, उसमें बड़ी वजह लक्ष्मी भंडार योजना भी थी जो उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई थी। और अब चुनाव से पहले इस योजना में जो दी जाने वाली राशि थी उसको बढ़ाकर उन्होंने 1500 रुपए कर दिया है। इसके अलावा SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए 700 रुपए और दिए जा रहे हैं।
करीब 2.3 करोड़ महिलाएं जो हैं बंगाल की, वो इस लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थी हैं। तो ये एक योजना ऐसी है जो टीएमसी के लिए या ममता बनर्जी के लिए बंगाल में गेम चेंजर साबित रही है और महिला वोटर्स थोक के भाव में टीएमसी के साथ इस योजना के कारण जुड़े। बीजेपी को ये पता है और बीजेपी ये जानती है कि अगर ममता बनर्जी को हराना है तो महिला वोट बैंक को तोड़ना पड़ेगा, और यही कारण है कि ममता बनर्जी की काट के अंदर बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए अपना पिटारा खोल दिया। और बीजेपी ने जो 2026 विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें साफ तौर पे कहा कि सरकार आई तो हर महिला को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। लखपति दीदी जो योजना है उसमें भी बड़े पैमाने पर बंगाल की महिलाओं को उसमें लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा संदेश खाली जैसी घटनाएं जो कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करती रही हैं, उनको लेकर बीजेपी हमलावर है टीएमसी पर, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में कानून व्यवस्था फेल है और मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति जो अपराध है बंगाल में वो बढ़ते जा रहे हैं। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इसको और मजबूत देने के लिए बीजेपी ने भावनात्मक अपील महिलाओं के लिए उनको शक्ति स्वरूपा बताकर करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चल रही हैं, उनकी तुलना टीएमसी की योजनाओं से करके ये बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं ज्यादा बेहतर हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो लाडली बहना जैसी योजनाएं बंगाल के अंदर भी शुरू की जाएंगी। अब आप एक दिलचस्प आंकड़ा देखिए बंगाल में, क्योंकि महिला वोटर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं का जो टर्नआउट है बंगाल चुनाव के अंदर वो पुरुषों से कई बार ज्यादा रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी करीब 82.35% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों का जो टर्नआउट था वो करीब 82.24% था। और 24 सीटें तो ऐसी हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो ये जो महिला वोट बैंक है ये अब तक एक मुश्त टीएमसी के साथ में रहा, क्योंकि टीएमसी का नेतृत्व ममता बनर्जी के पास रहा और ममता बनर्जी ने महिलाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने के ऊपर योजनाएं लागू की। बीजेपी समझ रही है और यही कारण है कि बीजेपी ने काउंटर में अपनी योजनाएं लाके खड़ी की और इसके साथ साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। संदेश खाली या आरजीकर जो कॉलेज वाली घटना हुई थी, उन तमाम घटनाओं को महिलाओं के सामने रखा जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है कि ये घुसपैठिए जो है बंगाल के अंदर बड़ा सिरदर्द बन रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए और महिला सुरक्षा के लिए। तो कुल मिलाकर महिलाओं का जो वोट बैंक टीएमसी का रहा है उसको तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। अब अगर ये वोट बैंक टूटा तो ममता बनर्जी को बड़ा डेंट लगेगा और अगर नहीं टूटा तो ममता बनर्जी की सत्ता वापसी में एक बड़ा आधार ये तय कर सकता है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनावी रण जो है अब इन 3 एम फैक्टर के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया है। अगर बीजेपी ने मतवा समुदाय की नाराजगी दूर कर ली और महिलाओं को सुरक्षा और ज्यादा आर्थिक सहायता के नाम पर अपने पाले में जोड़ लिया तो बंगाल में इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहा और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का जादू फिर से चला तो ममता बनर्जी की सत्ता को हिलाना मुश्किल भी हो सकता है। तो बंगाल की जनता खामोश है, लेकिन संदेश एकदम साफ है। जो इन 3 एम को साध लेगा, मतवा, मुस्लिम और महिलाएं, वही बंगाल पर राज करेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।